हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार, यानी इनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जनता को जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उनको ही हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को संविधान में भाग 3 में रखा गया है और 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं उसमें, तो 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं उनमें रखा गया है। ठीक है, संविधान में कई सारे भाग हैं, जैसे 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है और 12 से 35 अनुच्छेद में रखा गया है मौलिक अधिकारों को। ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि इसे क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा से तात्पर्य क्या है? ये जो धारणा है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, जहां ब्रिटेन में जो कुछ राजशाही लोग होते थे वो वहां के नौकरों को कुछ अधिकार दिए जाते थे उनके द्वारा, तो उनको हम क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा कह देते थे। इसलिए कहीं पे भी अधिकारों की बात आती है तो हम मैग्ना कार्टा शब्द का यूज़ करते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर पूछा जाता है कहीं पे भी एग्जाम्स में कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो मूल संविधान था, उसमें 7 अधिकार दिए गए थे। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ? एक संशोधन किया गया। ठीक है, 1978 में एक संशोधन किया गया जिसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 301 के तहत। ठीक है भाई, जब हमारा मूल संविधान बना था तब उसमें कितने 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हुआ? संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। अब कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? तो जो मौलिक अधिकार है उस पर सुप्रीम कोर्ट, जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान का संरक्षण प्राप्त है, जिसमें हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है, जबकि कानूनी अधिकारों के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने हैं वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में हमारे पास रह जाते हैं टोटल 6। उन 6 को अभी हम पढ़ेंगे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो अनुच्छेद 12 है, 12, क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार जब हम आपको पहला बताएंगे समानता का अधिकार तो वो 14 से 18 में है, तो आप लोग पूछेंगे कि 12 और 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य को परिभाषित करने का मतलब ये है कि जो सरकार है उनके द्वारा जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं उनसे मतलब है, जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार क्या करती है? उसका योगदान करती है उन संस्थाओं का। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया अनुच्छेद 12 में, मतलब राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य से मतलब ये है जो सरकार द्वारा संस्थाओं की स्थापना की गई है ना, उनकी जो सरकार है वो मदद करती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी प्रकार से। में क्या है? तो 13 में ये है कि
न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 के तहत ये शक्ति दी गई है कि अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों का क्या करती है, हनन करती है, कोई विधि मौलिक अधिकारों का अगर हनन करेगी तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है कि वो उसकी समीक्षा, उस विधि की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, जो न्यायपालिका है वो उस विधि की समीक्षा कर सकती है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, तो ये है 12 और 13 का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अभी वर्तमान समय में 6 हैं। अगर कोई पूछता है तो 12 से 35 और भाग 3 में। तो आइए हम थोड़ा व्यापक में देखते हैं, विस्तार में देखते हैं कि मौलिक अधिकार। तो हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों को 12 से 35 में रखा गया है। यहाँ पे मैंने कुछ मौलिक अधिकारों को लिख रखा है, आप लोग को इन मौलिक अधिकारों को रट लेना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद हमारा आता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद हमारा आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उसके बाद हमारा आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों को कुछ अनुच्छेदों में रखा गया है, उसके अंदर कई सारे प्रावधान किए गए हैं, तो उन प्रावधानों को हम समझते हैं। मैंने इनको भी बहुत ज़्यादा छोटा करके लिखा हुआ है फिर भी, ठीक है, तो ज़्यादा मैंने ब्रॉड करके नहीं लिखा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए कानून समान होगा। ठीक है, सभी के लिए समान कानून का प्रावधान होगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कानूनी न्याय है वो सभी के लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15 की बात करें तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किसी धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं। संविधान को में प्रावधान है, उसे किसी बात से, इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस जाति से हैं, किस लिंग से हैं, किस धर्म से हैं, सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी को जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों। ठीक है, तो संविधान द्वारा ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 के तहत, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप कानून द्वारा मदद ले सकते हैं। क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में सभी को समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि जो अस्पष्टता है उसका अंत, यानी जो पहले के लोग थे वो छुआछूत में बड़ा मनाते थे, जो SC ST कैटेगरी में लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले उन लोगों के प्रति बड़ा ही भेदभाव देखने को मिलता था। आज भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उन लोगों को छूने में, उनसे बात करने में लोग बड़ा हिचकिचाते हैं या उनके यहाँ खाते नहीं हैं, है ना। तो ये क्या है, उन्हें एक अलग करने की बात कही जाती है ना। तो पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था कि लोग उनसे खाना तो दूर की बात है, लोग उनसे बोलना तक पसंद नहीं करते थे। तो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत कि अस्पष्टता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत जैसी चीज़ कहीं पे भी नहीं देखी जा सकती है, और यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे कानूनी दंड दिया जाएगा संविधान के अनुसार। अब हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। पहले राजा महाराजाओं को और भी कई क्षेत्रों में उपाधियां दी जाती थी, पर आज के वर्तमान समय में केवल राज्य, सेना को और शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधियां प्रदान करेगा संविधान के अनुसार, और किसी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं। केवल राज्य, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेगा, उपाधियों को प्रदान करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 में आ जाएगा, और इसमें क्या है, जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, और क्या है, उसे पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी क्या करनी है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, और भी कई सारे अधिकार है। स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्र रूप से हम कार्यों को करें, ये क्या है, हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा। ठीक है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी कार्यों को करने से, मतलब महज आप उनकी स्वतंत्रता को भंग ना करें। ठीक है, क्योंकि ये अधिकार अगर आपके ऊपर मतलब निर्भर कर रहे हैं, आपको दिए गए हैं, तो दूसरों को भी ये अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो क्या है, अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। 19 के तहत हमें 6 और मतलब अधिकार देखने को मिलते हैं, इसके अंदर कुछ भाग देखने को मिलते हैं। पहला है बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे पहले आती है बोलने की स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर क्या है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। कहीं पे भी बिना हथियारों के हम एकत्रित हो सकते हैं।
किसके तहत? अनुच्छेद 19 के 2 के तहत हम कहीं पे भी शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर सकते हैं? एकत्रित हो सकते हैं। फिर क्या है? अनुच्छेद 19 का 3 कहता है कि सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी हम सभा और समूह बना सकते हैं, ठीक है, एकत्रित हो सकते हैं, समूह बना सकते हैं, ठीक है, जैसे जागरण वगैरह भी होते हैं। फिर क्या है कि अनुच्छेद 19 का 4 कहता है कि भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत के 28 राज्य हैं, हम कहीं भी इधर उधर आ जा सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के 4 के तहत। अनुच्छेद 19 के 4 का अनुच्छेद 19 का 5वां कहता है कि भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, अब भारत में किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से निवास कर सकते हैं, यह कहता है अनुच्छेद का 5वां। अनुच्छेद 19 का 6 कहता है कि आजीविका यानी रोजगार कमा सकते हैं, कहीं पे भी रह के किसी भी प्रकार का रोजगार कमा सकते हैं, इस बात की आपको स्वतंत्रता है, उसे कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर एक अपवाद है, ठीक है, जो राज्य है। उसके बाद हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में बात की जाती है अपराध की दोषपूर्ति के संबंध में कुछ संरक्षण किए गए हैं, किसमें? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 का पहला कहता है कि उसे उसी समय का अपराध की सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया है। मतलब अगर 2005 में उसने कोई अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उस समय 1 साल की सजा है, 2017 आया तो उस समय 2 साल की सजा का प्रावधान है, तो उसे 2017 की सजा नहीं दी जाएगी, उसे 2015 की सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया होगा, ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 20 के 1 में। अनुच्छेद 2 कहता है कि खुद के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए मतलब बाधित नहीं किया जाएगा, कि कोई व्यक्ति है अगर उसने अपराध किया है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के प्रति गवाही दे और मान ले कि उसने अपराध किया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 1 खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है, ऐसा प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 20 के 3 में है। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन जीने का अधिकार है। अगर कोई भी मतलब सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा ये अनुच्छेद 21 जो है उसको कभी नहीं मतलब बाधित किया जा सकता है, क्योंकि ये मनुष्य से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार इंसान को दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। अब 21 का ए आता है, तो 21 के ए जिस तरीके से हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, यानी 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जिस तरीके से हमारे लिए जीना जरूरी है उसी प्रकार से हमारे लिए शिक्षा जरूरी है। इसीलिए जो 21 ए में जोड़ा गया है जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 22 को। तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में क्या है? प्रावधान किए गए हैं गिरफ्तारी के संबंध में, कि अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो अनुच्छेद 22 का 1 कहता है कि आप कारण पूछ सकते हैं कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। अनुच्छेद 22 का 2 कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पास के मजिस्ट्रेट में जिसने अपराध किया है उसको पेश किया जाना चाहिए। इसमें जो है वो आने जाने का टाइम काउंट नहीं होता है, ठीक है। मान लिया ट्रैफिक लग गई है ना, तो वो चीज़ें काउंट नहीं होती हैं जो आने जाने का टाइम है। बाकी 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है उसको पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अनुच्छेद 22 का 3 कहता है कि जो अपराधी है उसे कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से अपने मनपसंद का वकील चुन सकता है या कानूनी सलाह ले सकता है। ये हमारा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार था। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये क्या है? 23 और 24 में किया गया है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, बलात्संग, बंधुआ मजदूरी बंद है। आप किसी से जो जबरन मजदूरी है वो नहीं करा सकते। अगर वो अपने मन से कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी बच्चे से, किसी महिला से या किसी आदमी से मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। फिर क्या है? अनुच्छेद जो हमारा 26 है,
अनुच्छेद 24 है वो कहता है जितने भी 14 साल तक से कम उम्र के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनसे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। बच्चे पढ़ने के लिए बने हैं, ना कि मजदूरी करने के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर रोक लगाई गई है उनके काम करने पे। भारी भारी काम जो बच्चे करते आपको देखे होंगे आप लोगों ने, हैं, तो उन पर रोक लगाई गई है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, तो ये 25 से 28 में दिया गया है। तो धार्मिक जो अनुच्छेद 25 है उसमें क्या है, धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, पूजा पाठ कर सकते हैं, फ्री है। आप स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, इसके अंडर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता हमारा अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित जितने भी टैक्स धर्म मतलब जो धर्म है उसमें जो टैक्स का प्रावधान है वो क्या है, अनुच्छेद 27 में आ जाता है। फिर क्या है, अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आप क्या है, उपासना कर सकते हैं किसी भी धर्म की, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें जैसे और भी हैं, जैसे जो पंजाबी लोग हैं उनको कृपाण या जो पगड़ी है उनको धारण करने की स्वतंत्रता है ना, तो कई सारे और प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद 28, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखा है। अनुच्छेद 28 क्या है, अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान हमें 25 से 28 में देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी संविधान के अनुसार, ठीक है। प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा किसी को किसी भी धर्म को मानने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो 29 से 30 में है। अल्पसंख्यकों को ये प्रावधान दिए गए हैं। ये जो प्रावधान है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, जो अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 30 में क्या किया गया है, जो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार हैं उनका संरक्षण किया गया है। वो किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ा सकते हैं, कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उन्हें जाति धर्म के आधार पर रोका नहीं जाएगा। वो अपनी जो शिक्षा के माध्यम से वो अपनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका संरक्षण कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। अब अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 31 में आप लोगों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो कि हमारा हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। क्या बन गया था, कानूनी अधिकार 300A में रखा गया है उसको। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। वैसे तो संविधान की जो आत्मा है वो उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को कहा जाता है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बता दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, यह अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकें। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिटें जारी की जाती हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है हमारा अधिकार प्रेक्षालेख। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये रिट तब लागू की जाती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तब ये रिट जारी होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा। फिर दूसरा है हमारा परमादेश। तो परमादेश क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा
कुछ अधिकारियों को, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें दी जाती है जब वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ ये जो परमादेश है, ये वाली रिट जारी की जाती है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। तो ये क्या है, ऊपरी जो न्यायालय है वो निचले वाले न्यायालय को क्या देगा, ये वाली रिट जारी करेगा और बताएगा कि तुम अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर रहे हो, या ये जो काम है वो तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को, जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये रिट जारी करेगी। उत्प्रेषण क्या है, तो ऊपरी वाली जो न्यायालय है वो निचले वाले न्यायालय को जो कहेंगे कि जो निलंबित मुकदमे हैं उनको आप मेरे पास भेज दीजिए। अगर कोई हाई कोर्ट के पास मुकदमा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसको मेरे पास भेज दो। फिर अधिकार परीक्षा लेख की बात करें तो अगर कोई जो है असंवैधानिक रूप से किसी ने पद को ग्रहण कर लिया है तो ये रिट जारी की जाती है और उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा 5वीं जो हमारी रिट है, ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख। तो अब हम बात करें जो अनुच्छेद 33 है, उसमें क्या है, अनुच्छेद 33 के तहत जो संसद है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अगर सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग उनमें जो सैनिक हैं, ठीक है, उनमें सैनिक और जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो उस क्षेत्र के सभी मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाता है। अगर अनुच्छेद 35 की बात करें तो जो संसद है वो क्या करेगी, मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 35 में। तो ये हमारे क्या थे, मौलिक अधिकार। अगर आप लोगों को मौलिक अधिकार अच्छे लगे हो या वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।